एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे, साथ में जो एडिटोरियल्स आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेज इन पॉजिटिव टेरिटरी फॉर सेकेंड मंथ एट 3.6%। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है SCO, वो जो है वो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है IIP का डाटा रिलीज़ करता है एवरी मंथ, जिसमें कि डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोर सेक्टर्स के 8 जो कोर सेक्टर्स हैं वो होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग जैसी चीज़ें आती हैं। और दूसरा जो कैपिटल गुड्स है या कंजम्पशन गुड्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 3.6% जो है वो देखी गई। तो एक बार इसको नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं कि IIP जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि जो अलग अलग जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं इकोनॉमी के, उनमें किस तरह से एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में चेंज आया है। ये जो कंपाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। IIP एक कंपोजिट इंडिकेटर है जो कि ग्रोथ मेज़र करता है इंडस्ट्री ग्रुप्स की, जो कि हो सकते हैं ब्रॉड सेक्टर जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, यूज़ बेस्ड सेक्टर जैसे कि बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स मींस जैसे कि बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, JCB, ट्रक्स वगैरह, एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइज़र्स है, केमिकल्स है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, ये सारे जो हैं 8 कोर सेक्टर्स, उनका वेटेज 40% है। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है, आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। IIP एक ऐसा मेज़र है जो कि बताता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका फिज़िकल वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो भी एजेंसीज़ हैं वो अपना पॉलिसी मेकिंग पर्पस के लिए इसका डाटा यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे IIP जो है उसका जो मेन दूसरा जो यूज़ है वो है क्वार्टरली, और जो एडवांस GDP के जो फिगर्स हैं, जैसे कि अभी GDP का फिगर लॉन्च हुआ था कि Q2 है, उसमें GDP जो है वो 7.3% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। तो ये सारा कुछ जो डाटा है वो उसका जो अनुमान है वो भी IIP डाटा के बेसिस पे लगाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट पेज में कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फार्मर्स टू ब्लॉक दिल्ली जयपुर हाईवे, डेली का पॉलिटिकल न्यूज़ है ये। देन नड्डा अटैक, MHA समन टॉप वेस्ट बंगाल ऑफिसर, जो JP नड्डा हैं उन पे अटैक कर दिया गया था, तो उसके बेसिस पे। देन ये जो न्यूज़ है उसमें जो नंबी नारायण एक साइंटिस्ट थे जो कि इसरो के साइंटिस्ट थे, उनका कैरियर पूरा जो है वो बर्बाद कर दिया कुछ लोगों ने उनको, उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाने के बाद। तो अब एक पैनल जो है वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है। उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक तरह से एक्विटेट कर दिया, वो पर्टिकुलरली उस केस से बरी हो गए, उसके बाद उस बारे में बात की जा रही है कि आखिर क्या सरकमस्टेंसेस में उनके ऊपर केस किया गया। देन ये नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो SC/ST एक्ट के बेसिस पे इम्पोर्टेंट हो सकती है, बिकॉज़ 3% जो हैं वो दलित बॉयज़ को जो है वो एक्सक्रीटरा रिमूव करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो उसके बेसिस पे ये एक तरह से जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी इंडिया में चल रहा है, इंडिया के कुछ स्टेट्स में ये अभी भी वाइडली प्रेवलेंट है, तो उसके बारे में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। देन सेकंड पेज जो सिटी से रिलेटेड है उसमें फार्मर्स से के बारे में ही बात हो रही है। दूसरा, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होने वाली है, बिकॉज़ पर्टिकुलरली अभी जो है वो वहाँ पे रेन हुई है।
सो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो 295 है एयर क्वालिटी इंडेक्स पे वैल्यू। अब यहाँ पे ये टोटल 6 कलर्स होते हैं। एक गुड के लिए जो है वो डार्क ग्रीन, देन सेटिस्फैक्ट्री, लाइट ग्रीन, देन मॉडरेट, देन पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ऐसे टोटल 6 कलर जो हैं इसमें दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेकंड जो सिटी से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने बोला है कि एक्ट अगेन अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? जो पर्टिकुलर गाज़ियाबाद वाला रीजन है दिल्ली के आसपास, वहाँ पे जो डेयरी इंडस्ट्री है वो पर्टिकुलरली ऑपरेट कर रहे हैं विदाउट टेकिंग कोई भी उन्होंने जो है वो प्रिकॉशन नहीं लिया, और जो भी उनका जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको जो है वो ड्रेन में अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन फैलता है। तो एनजीटी ने जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको डायरेक्ट किया है कि वो जहाँ पे भी अनसाइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है जिन भी यूनिट्स में, डेयरी यूनिट्स में, उनको जो है वो बंद कराएं। अब यहाँ पे एनजीटी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एनजीटी जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ये एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट है जो कि सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को ही डील करता है। अब यहाँ पे इसके पास जो है जुडिशियल पावर हैं जो कि सिविल एनवायरमेंटल मैटर्स पे वर्क करते हैं। अब ये जो ट्राइब्यूनल है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करता है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली जो भी केस है उसमें ट्राइब्यूनल खुद डिसीज़न लेता है कि किसके ऊपर कितना फ़ाइन लगाना है या किसी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसको बंद करना है। ये कोई आईपीसी या सीआरपीसी के जो प्रोविज़न्स हैं उसके ऊपर वर्क नहीं करता। इसमें एक पर्टिकुलर जो है वो एक एनजीटी में कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं और कुछ जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं जो कि अपना जो ऑफिस है वो 5 ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो चेयरमैन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात की जा रही है इसका ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया में होता है। ये पर्टिकुलरली जो भी कोई भी विक्टिम होता है जो कि पॉल्यूशन का विक्टिम है या कोई भी एनवायरमेंटल डैमेज का विक्टिम है, उसको पर्टिकुलर रिलीफ या कंपनसेशन दिलाने का काम करता है। इन 7 एक्ट के ऊपर जो है वो एनजीटी वर्क करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कोई भी न्यूज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉर्थ एंड ईस्ट पैनल टू प्रूव इन्फेंट डेथ इन कोटा हॉस्पिटल। अब यहाँ पे पर्टिकुलर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया है जो पैनल कोटा हॉस्पिटल में होने वाली डेथ के ऊपर जो है वो स्टडी करेगा। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो 9 इन्फेंट की डेथ हुई है उसमें से जो 3 इन्फेंट हैं वो ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल, एंड वाइल 3 अदर जो हैं वो कंजेशनल डिसीज़ की वजह से जो है वो डेड हो गए, और जो अदर 3 हैं वो डाइड फ्रॉम कॉर्ड डिसीज़। अब ये कॉर्ड डिसीज़ क्या है? वो सडन इन्फेंट डेथ है जो कि सफोकेशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से उनकी डेथ हुई है। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उनको सफोकेशन हुआ, बिकॉज ऑफ दैट दे डाइड। अब यहाँ पे दूसरी बात की जा रही है कि जो इलिसिट लिक्विड का ट्रेड है वो पंजाब में एक तरह से रैम्पेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे जो इलिसिट लिक्विड लिकर है वो पर्टिकुलरली जो मैथेनॉल होती है जो कि CH3OH होती है, जो नॉर्मल लिकर है वो C2H5OH जो कि एथेनॉल होती है, एथिल अल्कोहल होती है। तो ये पर्टिकुलरली इसकी जो प्राइस है वो इलिसिट लिकर की कम होती है, बिकॉज उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ दैट इसकी प्राइस कम होती है। बट इससे होने वाले जो इम्पैक्ट हैं वो हो सकते हैं ब्लाइंडनेस, सडन जो है ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। दूसरा जो है वो कुछ लोगों की इसकी वजह से जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो भी इलिसिट लिकर है उसके ट्रेड पे, उसके सेल पे, मैन्युफैक्चर पे जो है एक तरह से प्रोहिबिशन
इम्पोज करें। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि रीज़न क्या है आखिर रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ इलिसिट लिकर के बिकॉज क्योंकि पुअर गवर्नेंस है, वहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया जाता कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है और उसका जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है। दूसरा, करप्शन का एक नेक्सस होता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और बॉटल गर्ल्स के बीच में। अब यहाँ पे चैलेंज है कि अलग अलग जो स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगी इंटर स्टेट गैंग के ऊपर। दूसरा जो है वो डिस्टॉर्टेड जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि पुअर पर्सन के लिए अफोर्डेबल लिकर जो है वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉलिसी है लिकर के ऊपर, जिसके बेसिस पे लिकर की प्राइस पहले से ही एक्सटॉर्बिटेंट होती है, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट टैक्स भी इम्पोज कर देती है। दूसरा, बहुत सारे स्टेट्स में प्रोविज़न नहीं है, जिससे कि स्मगलिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और दूसरी तरफ जो इलिसिट लिकर है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम होती है और कॉस्ट प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि उसमें कोई टैक्सेशन नहीं होता। और दूसरा जो है वो डिमांड सप्लाई गैप है, जो प्रॉपर लिकर है उसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है कि सभी को पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल सके। और दूसरी तरफ एंटीडोट जो उसका है एथाइल अल्कोहल, वो बहुत जल्दी नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ उसके जो एविल इफ़ेक्ट्स हैं इलिसिट लिकर के, उनके बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी नहीं है, दैट्स वाई दे कंज्यूम इट। तो ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट से एससी सिस्टम टू सेंसिटिव प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स, दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो बात करता है डीलिमिटेशन शुड बी बेस्ड ऑन 2031 सेंसस। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन है, उनकी जो वर्थ एनिवर्सरी थी उसके बेसिस पे उन्होंने एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के ऊपर एक पेपर रिलीज़ किया है, जिसमें कि उन्होंने बात की है कि 2 स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। पहले तो एक डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेटअप की जाना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो इंडिया में उनकी बाउंड्री डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ 2031 सेंसस। उसके बाद एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया जाना चाहिए, जिससे कि स्टेट्स को स्मॉलर स्टेट्स में तोड़ा जाएगा। तो ये जो पेपर है वो रिलीज़ किया गया 84th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में लिया गया था, जिसमें कि डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था 2026 के बाद होने वाली सेंसस तक के लिए। और जो करंट जो बाउंड्रीज़ हैं वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे ड्रॉ की गई हैं। और जो भी नंबर ऑफ़ लोकसभा और राज्यसभा की जो स्टेट असेंबली की जो सीट हैं वो 1971 के सेंसस के बेस पे फ्रीज कर दी गई थी। लेकिन उस समय जो पॉपुलेशन थी वो 50 करोड़ थी, आज जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ हो चुकी है। बिकॉज ऑफ दैट एक एसिमेट्री है बीच में, मतलब तालमेल अच्छे से नहीं है कि एक जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट वहाँ पे एक लोकसभा सीट है, और एक जगह पे पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ भी एक लोकसभा सीट है। तो इसके बेसिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है कि डिलिमिटेशन जो है वो बाउंड्री ड्रॉ करेगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, तो वो 2031 के सेंसस के बेसिस पे करे। साथ में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है वो भी 2031 के पॉपुलेशन के बेसिस पे होना चाहिए। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ्स कांट बियर टी शर्ट्स एंड जीन्स और स्लीपर्स, ये बात मुंबई मींस महाराष्ट्र में की जा रही है। अब यहाँ पे कुछ एडिटोरियल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है उसमें बात की जा रही है कनेक्टिंग मोर पीपल, जो अभी पीएम बानी करके एक स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। दूसरा, ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती है कोई एक्ट को लेके, जो पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी होती हैं जो पर्टिकुलरली एक एक्ट पे डेलिब्रेट करती हैं, डिस्कशन करती हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पे वेनेजुएला के बारे में बात की जा रही है, और ये जो आर्टिकल है वो टीबीएस जो कंपनी है उसके बारे में बात की जा रही है। और आज सैटरडे है तो आज ग्राउंड ज़ीरो से रिलेटेड जो आर्टिकल है, तो जो पर्टिकुलरली अभी यूपी ने जो लॉ एनेक्ट किया है लव जिहाद के बेसिस पे, उस पे इसमें बात की जा रही है।
तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो पब्लिक वाईफाई से रिलेटेड है, जिसमें कि लो कॉस्ट एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि मोर एंड मोर पीपल जो हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकें और इकोनॉमी जो है उसमें ग्रोथ आ सके। अब यहाँ पे बात की जा रही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नया जो स्कीम लॉन्च की है, जिससे कि पब्लिक वाईफाई डाटा जो है वो इनेबल कर सकते हैं जो भी स्मॉल रिटेल डाटा ऑफिसेज हैं, जैसे कि कोई किराना शॉप है या कोई पान शॉप है, वहाँ से ज़्यादा जो लोग हैं वो कनेक्ट हो सके। जैसे पहले जो एसटीडी का नेटवर्क जो क्रिएट किया गया था जिस पे कि पब्लिक कॉल कर सकती थी, वो 3 डिकेड्स पहले जो है वो लॉन्च किया गया था। दूसरा, मिनिमम ब्रॉडबैंड इंटरनेट रिमोट लोकेशन पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट में लॉन्च किया गया था, जिससे कि उसमें एक तरह से सब्सक्राइबर ऑप्शन भी दिया जाएगा और जो भी पेमेंट है उसके बेसिस पे यूज़ किया जा सकेगा वो इंटरनेट। तो ये स्कीम है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, जो कि यूनियन कैबिनेट ने इम्प्रूव की है, जिससे कि जो भी अभी पर्टिकुलरली वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बीच में जो डिवाइड है, मतलब बहुत सारे लोग अभी उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो नए यूज़र्स हैं, साथ में एंटरटेनमेंट ऑप्शंस के लिए जो यूज़र्स हैं वो तो जुड़ेंगे ही। दूसरा, एजुकेशन, टेली हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है उसको ये अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि वो ट्रांसपेरेंटी और इंटरएक्टिविटी को इम्प्रूव करें, और दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेसी है, लाइसेंसेस हैं, फ़ी है, उसको एलिमिनेट करें, और जिससे कि टी शॉप ओनर या पान शॉप ओनर भी अपने यहाँ पे एक राउटर इंस्टॉल कर सके, जिससे कि आने वाले टाइम में जो इंटरनेट है वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बिकॉज़ ये ट्राई जो है उसका ये प्लान था कि फर्स्ट जो पब्लिक वाईफाई सिस्टम है वो होना चाहिए WANI आर्किटेक्चर के ऊपर। उसने नोट किया था कि अगर 10% राइज होता है नेट पेनिट्रेशन में, तो 1.4% इंक्रीज़ होता है GDP में। तो अब यहाँ पे पब्लिक वाईफाई एक तरह से कंपनीज खुद इम्प्रूव करना नहीं चाहती, बिकॉज़ वो उनका जो सिस्टम है इंटरनेट का उसके कॉन्ट्रेरी, उसके अगेंस्ट है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। मीन्स अगर लोग पब्लिक वाईफाई यूज़ करने लगेंगे तो मोबाइल जो सब्सक्राइबर हैं वो अलग से इंटरनेट कनेक्शन फिर नहीं लेंगे। जो अभी इंडिया में पेनिट्रेशन है इंटरनेट का वो 27.57 सब्सक्राइबर है पर 100 पॉपुलेशन के ऊपर। तो उसको जो है वो एक तरह से इंक्रीज़ करना चाहती है गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ जो 5G टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि जो क्वालिटी डाटा प्रोवाइड करती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नई जो फ़ी, सब्सक्राइबर फ़ी है उसमें लगेगी। तो जो बानी सिस्टम है वो ऑफ़र करता है एक अच्छा तरीका, जिससे कि लो रेवेन्यू में भी कंजम्पशन को बढ़ाया जा सकता है। और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंचायत्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक तरह से नया इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं लोकल पब्लिक को लेकर। अब दूसरी तरफ ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कमेटीज़ का सिस्टम है। जो कमेटीज़ पर्टिकुलरली जॉइंट कमेटीज़ होती हैं, जिसमें लोकसभा के कुछ मेंबर और राज्यसभा के कुछ मेंबर्स हैं, वो दोनों मिलते हैं और फिर वो पर्टिकुलर जो एक्ट, जो बिल है जो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो डिसाइड करते हैं क्या किसी बिल की स्क्रूटनी की जानी है। तो उसके बेसिस पे पर्टिकुलर जो बिल है उस पर डेलिब्रेशन होता है, डिबेट होती है, जो पर्टिकुलर कंसर्न जो एंटिटीज़ हैं उनसे बात की जाती है। ये जो आर्टिकल है उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है। जो फार्म लॉ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज मॉनसून सेशन में पास किए, उसके वास्ते फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर्स से अमेंडमेंट करने को राजी हो गई, उसके बाद फार्मर्स ने उसको नेगलेक्ट कर दिया और वो कंप्लीट रिफील करना मांग रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि
जब ये जो एक्ट हैं वो पर्टिकुलरली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए, तो उसके बाद जो लोकसभा स्पीकर हैं उनका ये डिस्क्रिशन था कि इसको वो सेलेक्ट कमेटी के पास जो है वो इंट्रोड्यूस करते या जॉइंट कमेटी के पास इंट्रोड्यूस करते, जहाँ पे इस पे डिबेट और जो भी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मिडिल मैन हैं, फार्मर्स हैं, या जो बिग बिजनेसमैन हैं, उनसे जो है वो डिबेट की जाती, उनसे डेलिब्रेशन किया जाता, उनके सजेशन लिए जाते, तब जाके इस एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बिकॉज़ ये पर्टिकुलरली एक लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। तो जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्ट को पर्टिकुलरली हेस्ट में पास करने के लिए जो है वो उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि उसको जल्दी से पास कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे जीएसटी एक्ट है या सीड बिल है, 2004 में लॉन्च किया गया था, उसमें जो है बहुत ज़्यादा ही इम्प्लीमेंट करने से पहले जो एग्रीकल्चर के ऊपर व्यूज़ लिए गए थे, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, नेशनल और स्टेट सीड कॉरपोरेशन, प्राइवेट सीड कंपनी, साइंटिस्ट, फार्मर्स और ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, सबके सजेशन लिए गए, तो उसके बाद उसको पास किया गया था। तो एक बहुत अच्छा एक्ट बन के सामने आया जिसमें कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट दूसरी ओर बात की जाए कि यहाँ पे कोई बात नहीं की गई इन 3 बिल्स को प्रिपेयर करने में। दूसरी तरफ हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में जो पर्टिकुलरली ब्रिटिश सिस्टम था, उस टाइम पे भी जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, उसके बाद ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 तरह की जो कमेटीज़ थी, कमेटी ऑन पिटीशन रिलेटिंग टू बिल्स, सेलेक्ट कमेटी ऑफ अमेंडमेंट और सेलेक्ट कमेटी ऑन बिल्स। तो उस टाइम पे भी डिबेट होती थी, डेलिब्रेशन होता था और पर्टिकुलर एक्ट को पास किया जाता था। और आज ये काम जो है वो गवर्नमेंट इसको जो है वो डिले कर रही है, बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है कि नॉट ऑल इंडियन ड्रॉट्स आर कॉज्ड बाय अल नीनो। अल नीनो एक फिनोमिना होता है जो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके जो पर्टिकुलरली बाद में जो पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, तो पैसिफिक ओशन में जो वाटर है उसकी हीट की वजह से जो यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट के आसपास जो इंडिया वाले रीजन में जो बारिश होने वाली होती है, तो इस रीजन में जो पैसिफिक ओशन है वहाँ का वाटर वार्म हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, तो ये जो करंट्स हैं वो इस साइड चले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे ड्रॉट आता है। बट एक स्टडी ये शो करती है कि सारे के सारे जो ड्रॉट्स हैं वो अल नीनो कॉज नहीं करता, उसके दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं। क्योंकि जो एटलांटिक ओशन है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है, तो एटलांटिक ओशियन में जो है वो वहाँ पे जो है वो साइक्लोन बनता है। बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं, जो पर्टिकुलरली अगस्त मंथ में जो है वो रेन लेके आने वाले होते हैं, तो उनका जो डायरेक्शन है वो इक्वेटर की तरफ तो नहीं, बट जो है वेस्टर्न डायरेक्शन में हो जाता है, जिससे कि बारिश की कमी होती है और जो पर्टिकुलर जो ड्रॉट है उसके जैसी कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब नेक्स्ट इस पेज पे कोई भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ट्रैक पे है एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। अब एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं जो प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने बात की है जो G20 कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबसे अच्छा है, और इंडिया ने 20% जो भी एमिशन इंटेंसिटी जो भी रिडक्शन का टारगेट था उसको अचीव कर लिया है। इंडिया जो है वो उसने प्लेज किया है कि 33 से 35% तक जो एमिशन है उसको कम किया जाएगा। इंडिया ने जो है वो 3 तरह के जो है वो प्लेज लिए थे यूनाइटेड नेशंस का जो पेरिस क्लाइमेट समिट था उसमें। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि पहला जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इम्प्रूविंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल। दूसरा जो नॉन फॉसिल फ्यूल हैं उसको जो है वो 40% तक यूज़ करना। दूसरा फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना, जिससे कि 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो 21% जो टारगेट है एमिशन का उसको अचीव कर लिया गया है। और एनर्जी मिक्स जो है वो 37%
हो चुका है। दूसरी तरफ 6 ईयर्स में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो एक तरह से इंडिया का जो अचीवमेंट है वो ऑल ओवर जितनी भी G20 कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे अच्छा एक तरह का इंडिया का अचीवमेंट है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। दूसरा, जो इज़राइल और जो मोरक्को है उसका पैक्ट हुआ है, तो टोटल जो 6 कंट्रीज़ हैं जो अरब लीग में हैं उनके बीच में इज़राइल से पैक्ट हो चुका है। पहला UAE, दूसरा जो पर्टिकुलरली बहरीन, थर्ड जो है वो सूडान, फोर्थ जो इजिप्ट, फिफ्थ मोरक्को, एक कंट्री जो है वो और है। तो टोटल ऐसे 6 कंट्रीज़ जो हैं वो अरब लीग में हैं और उनसे इज़राइल का जो पैक्ट हो चुका है। मतलब वहाँ पे इज़राइल जो है वो उनसे जो फॉर्मल रिलेशन है वो आगे बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ बात की जा रही है जो NK सिंह हैं, उनका कहना है कि 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट लिस्ट के, सेंट्रल लिस्ट के और कॉन्करेंट लिस्ट के, उसको फिर से जो है वो एक बार डिस्कस करना चाहिए। पर्टिकुलर जो एलोकेट किए जाते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को जब हटा दिया गया तो उसके बाद एक इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिससे कि पर्टिकुलरली जो फाइनेंस कमीशन है और जो GST काउंसिल है उनके बीच में जो बात नहीं बन पा रही। बिकॉज GST काउंसिल ये डिसाइड करता है कि कोई टैक्स कितना कितना इम्पोज करना चाहिए और फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलरली उसको कहाँ पे खर्च करना चाहिए। तो दोनों के बीच में एक गैप है जो ब्रिज नहीं हो पा रहा है, तो एक इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम की तरह क्रिएट हो गया है। तो गवर्नमेंट को ये जो वैक्यूम है उसको ख़त्म करने की ओर ध्यान देना चाहिए। ये थी आज का न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।